मशहूर तबला वादक पंडित शंकर घोष के बेटे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक तथा संगीतकार विक्रम घोष किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिल्म जल के संगीत के लिए उन्हें ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला था। वह ग्रैमी तथा जीमा सहित कई अवार्ड अपनी झोली में कर चुके हैं। पंडित रविशंकर जॉर्ज हरिक्रिसंस के साथ तबला वादन कर चुके हैं। टैगोर की इस 150वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में परफॉर्म करने वाले विक्रम घोष वर्सेटाइल म्यूजिशियन हैं। वह शास्त्रीय संगीत, फ्यूजन और फिल्म संगीत इन तीनों क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं। पूरे विश्व में उनके जैसा तबला वादक कोई नहीं है। विक्रम घोष का अपना ड्रम स्केप नामक बैंड है। वह अब तक 13 हिंदी और 49 बंगला फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। हरिहरन और सोनू निगम के साथ भी विक्रम घोष ने काफ़ी काम किया है। विक्रम घोष के 70 एल्बम बाजार में आ चुके हैं। सूफी फ्यूजन, पॉप और रॉक संगीत में भी उनकी अपनी अलग पहचान है। तो वहीं वह जनगणमन वंदे मातरम के बाद अब यह देश जैसा एल्बम भी लेकर आ चुके हैं। हाल ही में विक्रम घोष ने संगीत अपने करियर के साथ ही अपने द विक्रम घोष अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेकर फिल्मी संगम चैनल पर खोलकर बातचीत की। विक्रम घोष जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे ये था कि आपके पिताजी मशहूर तबला वादक थे, आपने उनसे तबला सीखा। हो सकता है बचपन में बिल्कुल सीख सकते हैं, पर इसको करियर बनाने के बाद दिमाग में कब आई थी? देखिए, एक वक्त आया जब मैंने अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया। हाँ जी। वो इंग्लिश लिटरेचर में मैंने किया, और जब वो खत्म हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि अब तो तुम पढ़ाई खत्म है, मास्टर्स डिग्री हो गया, तबला भी मैंने तुमको सिखा दिया, क्या करना है? तो मैंने बिना पलके झपके मैंने बोला कि मुझे तबला बजाना है। अच्छा। क्योंकि कहीं मेरे जहन में बचपन से ये था कि मैंने पिताजी को देखा, इतने बड़े तबला वादक, इतना उनका फैंस और इतना उनका अचीवमेंट, ये जो था, मुझे देख के लगता था कि मैं कभी ऐसे अगर हो पाऊँ तो ये थॉट था दिमाग में। लेकिन जब पढ़ाई कर रहा था तब मेरे मदर के साइड के सब बहुत पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि बेटा पढ़ाई करना है, ये करना है। तो उनके साइड से कुछ लोगों ने कहा कि ये नौकरी भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये सब फलाना ये एक दोराहा आया था। लेकिन जब पिताजी ने मुझे पूछा, मुझे कुछ दिखाई नहीं, मुझे लगा कि बस ये करना है मुझे। सो सच्चाई निकल गया उस मोमेंट में। तो दैट वाज इट, दैट वाज द। और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं, वो तो कहानी चलता गया। तो ये हुआ 1990 में। उन्होंने पूछा, तब तक मैंने ऑलरेडी बाहर बजा रहा था तबला। तो 90 के बाद मैं एकदम प्रोफेशनल दिमाग से मैंने चालू किया बजाना, वो चलता गया। वो जो यात्रा उठी कि जब आपने कैसे कहा कि मुझे तबला वादक ही बनना है, वो देखिए, बहुत आज के जमाने में भी ये बहुत ही एक डिफिकल्ट डिसीजन है। और अगर उस जमाने में 1991 में मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था पार्ट टाइम। अच्छा। तो मेरा पार्ट टाइम लेक्चररशिप ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर दोनों जगह से मेरा परमानेंट ऑफर आ गया कि आप परमानेंट हो जाओ। और उस जमाने में जो सैलरी दे रहा था वो मेरे, और आई वाज द यंगेस्ट एवर। अच्छा। तो आई वाज ओनली 23। तो वो बहुत बड़ा था कि इतना पैसा, इतना ये, और लेक्चरर हो जाएगा। तो लेकिन मैंने किया नहीं वो। मुझे लगा कि ये करेंगे तो बस ये बंद हो जाएगा सब। तो मैंने किया नहीं कुछ। एंड मेरा ये दिमाग में था कि मुझे तबला बजा के परफॉर्मेंस करके अपना रोटी कमाना है। तो ये ऊपर वाले के इतना आशीर्वाद, देन, जो भी आप बोले, कि मैंने जो सोचा था और जो हुआ वो मेरे सोच के 300 गुण ज्यादा है। क्योंकि मैं 1993 में पंडित रविशंकर ने मुझे एक कॉन्सर्ट में, छोटा सा हाउस कॉन्सर्ट में सुन के उठा लिया। करेक्ट। और मुझे
ये हुआ 14 नवंबर 1993 और 16 नवंबर उन्होंने मुझे अपना पहले दी बोजार ब्रसल्स में इतना बड़ा शो में मेरे को उनके साथ बजाना हुआ। और उसके बाद तो मैंने उनके साथ 12 साल बजाया। तो तबला वादक का करियर में जब रविशंकर जी जीवित थे तो उनसे बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई हो सकता था। तो मेरे जिंदगी में इतना जल्दी वो हो गया और मैंने इतना बजाया उनके साथ, और जैसे उनके बेटे की तरह, और उनके साथ बजाते बजाते ग्रैमी अवार्डेड एल्बम में बजाया, जॉर्ज हैरिसन के साथ काम किया, फिर मिस्टर रॉस्ट्रोपोविच, सारे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ मैंने काम किया उनके जरिए। फिर 90s के एंड से मेरे दिमाग में दूसरा कीड़ा बनने लगा जो कि है फ्यूजन म्यूजिक। करेक्ट। मुझे लगा कि इतना मैंने दुनिया देख लिया और इतना मैंने साउंड सुना, और स्कूल में कॉलेज में अलग अलग साउंड, वेस्टर्न ईस्टर्न सब, और कुछ है मेरे दिमाग में। मुझे लगने लगा कि जरूर कुछ कीड़ा है, उसको निकल के आना है। तो तब मैंने क्लासिकल म्यूजिक से एक हाइएटस लिया, एक छुट्टी लिया कुछ दिनों का, और मैंने अपना पहला एल्बम बनाया। और वो पहला एल्बम रिदम्सकेप बिकेम एन आइकॉनिक एल्बम। फ्यूजन म्यूजिक में वो शायद इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट एल्बम्स था, और इतना बड़ा हिट हुआ, सोनी म्यूजिक से आया था, और उस जमाने में इट वाज ऑन द चार्ट्स फॉर 12 इयर्स। रिदम हाउस में बॉम्बे में कम से कम 5 साल तो वो रिदम हाउस बॉम्बे में टॉप चार्ट्स पे था। तो वहां से मेरा बैंड हुआ, मेरा जो फ्यूजन बैंड है वो बना। तो ये माना जाए कि वो एल्बम हिट हुआ इसलिए आपने उस बैंड का नाम भी रिदम शेप रखा? नहीं, उल्टा हुआ। अच्छा। मैंने रिदम्सकेप एल्बम बनाया और साइमल्टेनियसली मैंने बैंड भी बनाया। अच्छा। और मेरा ये प्लान ही था कि मैं रिदम्सकेप नाम से ही मैं अपना बैंड को बनाऊंगा और एल्बम भी वही होगा, क्योंकि ये देखिए कॉमन सेंस है। करेक्ट। अगर आपने एक एल्बम बनाया और अगर वो हिट हो गया और आपका एक्ट जो है, लाइव शो जो है, वो एक ही नाम से अगर हो तो एल्बम बैंड को हेल्प करेगा, बैंड एल्बम को हेल्प करेगा। तो इस सोच से मैंने ये किया और वो बहुत अच्छा जर्नी रहा, आज भी है। वी आर द प्रोबेबली द ओल्डेस्ट फ्यूजन बैंड इन द कंट्री। अभी 22 साल हो गया है, 2002 जनवरी में रिलीज हुआ था। तो वो भी एक बड़ा अच्छा रहा वो जर्नी। सारे दुनिया में हमने बजाया रिदम्सकेप को लेके, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। फिर अराउंड 2004, 5, 6, 7 मेरे पास वो रिदम्सकेप के जरिए ही फिल्म ऑफर्स आने लगा। सबसे पहले फिल्म ऑफर आया था जो मैं कर नहीं पाया था, उसका आज भी अफसोस है। वो था राजू हिरानी का मुन्ना भाई MBBS। क्या? तो राजू हिरानी हैड हर्ड रिदम्सकेप, ही वाज अ ह्यूज फैन ऑफ रिदम्सकेप। उनको लगा कि यार ये कमाल का साउंड है। वो एक मुझे बोला भी था कि बहुत ही मैं और विदु विनोद तो हर वक्त सुनते रहते हैं। तो बट आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज टूरिंग विद रविशंकर जी उस वक्त। तो मेरा 4 महीना का टूर था, सो आई कुडंट कम बैक इन टाइम कंप्लीट उनका काम करने के लिए। बट बाद में मैंने मीरा नायर और सुनीता रफड़वाला का फिल्म किया, लिटिल जीजू। फिर हिंदी में गिरीश मलिक का जल जो 2014, और उसमें सोनू निगम और मैं साथ में म्यूजिक दिया था, उसका ऑस्कर कंटेंशन हुआ। वो जब हुआ तो मेरे को लगा कि यार ये मैं काम शायद अच्छा करता हूँ, नहीं तो वो ऑस्कर कंटेंशन कहाँ से आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो कुछ तो सही कर रहा हूँ। और सब लोग बोलने लगा ये साउंड हमने सुना नहीं वगैरह। फिर मैंने बंगला में काम करना काफी एग्रेसिवली चालू किया। मेरा दोस्त है अरिंदम सील, बहुत बड़ा डायरेक्टर है बंगाल में, उनके साथ में अभी अपना हम लोग साथ में 21st फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने 53 फिल्म किया म्यूजिक डायरेक्टर के इस थिंग से, 53 फिल्म्स, 12 इन हिंदी, बाकी इन बांग्ला। अभी भी हिंदी का एक चल रहा है गिरीश मलिक का, लास्ट ईयर तोरबाज क्या संजय दत्त का फिल्म था। अभी बैंडा महाराजा का काम जस्ट खत्म हुआ है, उसमें मैंने एक्टिंग भी किया है। तो क्या है कि देखिए 2 चीज होता है, हम तो बच्चे नहीं हैं, काफी उम्र भी हो चुका है। तो एक उम्र के साथ आपको एक 2 चीज समझ में आता है। एक, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप अगर एक चीज पे लगे रहते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि कभी ना कभी उसमें तो फसल उगेगा। बिल्कुल सही बात। और दूसरा चीज ये, अगर आपने बहुत सारा
खेतों में काम किया जैसे मैं करता हूँ, और अगर हर एक चीज में आपको सक्सेस मिल रहा है तो वो उनका काम है, वो आपका नहीं है। तो ये उनका है कि आज भी आफ्टर 30 years of a career, more than 30 years, so much of work, so much of love, people, तो आई थिंक इट्स बस ब्लेसिंग है और कुछ नहीं है। आपका बैंक था मैनस्केप, इसके बावजूद आपने अपना फिर बाद में प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, हाँ जी, अलग नाम से। हाँ। उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, मुझे लगने लगा ये पैंडेमिक के टाइम में स्पेशली लगने लगा कि वो म्यूजिक रहा नहीं, मुझे ये लगने लगा। और बहुत सारे लोगों से बातचीत करते करते मुझे ये सभी कह रहे थे कि यार वो जो 70s का म्यूजिक था, 80s का म्यूजिक था, वो अब नहीं है। फिल्म म्यूजिक या कमर्शियल म्यूजिक या जो भी आप कहें, आप अगर फिल्म म्यूजिक छोड़ भी दें तो आज की तारीख में एक जगजीत सिंह तो बताएं, सही बात, वो तो एल्बम था, हाँ। फिल्म तो बाद में उन्होंने किया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम गुमराह हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों मेलोडी नहीं है इतना, क्यों हर वक्त हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं, बड़ा प्रोडक्शन करेंगे, गानों को ऐसे बनाएंगे, बीट डालेंगे, ये करेंगे, डांस होगा उस पर, तो इंसान सोचेगा कब, उनको प्यार कब होगा, ये कहाँ है? तो उसके लिए आज भी आप और मैं और बच्चे भी वही पुराने गाने सुन के उनका खुराक जो है वो मिटाते हैं। ये कंपनी फॉर्म हुआ बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट मेलोडियस गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक म्यूजिक। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? अरे भैया, हम इंडिया में रहते हैं, एक तो सितार बजे गाने में, एक तो ढोल बजे, एक तो सारंगी बजे। आज भी आप सुनते हैं, बोलते हैं हा वो कश्मीर की कली के गाने हैं, सारंगी बजाया राम नारायण जी ने, हरिप्रसाद चौरासिया जी ने बांसुरी बजाया। तो ये था मान उस म्यूजिक का। आज अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो क्लासिकल फोक सारा, उसको अगर साउंडस्केप में नहीं लाते हैं तो हमारा म्यूजिक के साथ फर्क कहाँ रहेगा अमेरिका का म्यूजिक का या यूके का म्यूजिक का? उनके पास तो सितार सरोद नहीं है, हमारे पास है। अच्छा, वो तो चेलो यूज कर रहे हैं, वो तो वायलिन यूज कर रहे हैं, गिटार यूज कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। अरे हमारा एक तो आइडेंटिटी होना चाहिए ना। तो ये सोच था इटर्नल साउंड्स को बनाने में। फिर मैंने 3 लोगों को अप्रोच किया, जो हमारे 4 पार्टनर्स हैं, मैं और 3 लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई लोग, आप सब हमारे दोस्त हो, हमारे भाई जैसे हो, आप बड़े बड़े बिजनेस पीपल हो, आप क्रिकेट में पैसा लगाते हो, आप फुटबॉल में लगाते हो, आप ये फिल्म में लगाते हो, आप म्यूजिक में पैसा लगाओ। तो ये उन्होंने मेरा बात सुना और इटर्नल साउंड्स फॉर्म हुआ। सबका यही सोच है कि म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक बने जो कि आज के दौर का अलग एक लेगेसी पैदा होगा। पुराना लेगेसी तो है हमारे पास, किशोर दा, मन्ना दे, लता जी, आशा जी, सब है, लेकिन आज का दौर का एक लेगेसी म्यूजिक बनना चाहिए जो कि इंडियन है, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा इंडियन होना है। ये थॉट। आपने जिस वक्त माना कि ये चर्चाएं हो रही है कि कहीं ना कहीं संगीत में गिरावट आई है, आपको लगता है इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग कीबोर्ड पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं? देखिए, कीबोर्ड तो, ये तो सिर्फ कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामर जो है वो बहुत जबरदस्त टैलेंटेड आदमी होता है, या लड़की होती है, जो भी है, बहुत कमाल के काम करते हैं। हम लोग सबके पास प्रोग्रामर होता है। लेकिन क्या है, आप ये मजेदार बात देखिए, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको पियानो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, गिटार प्रोग्रामिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा, आप लेकिन सितार, सरोद, तबला, ढोलक प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, होगा नहीं। वो इतना बेकार सुनने को लगता है कि लोग भागते सुन के। है तो ये प्रॉब्लम ये है कि कहीं हम लोग को लगा कि इतने सारे म्यूजिशियंस जैसे पहले बुलाते थे, 80 लोगों का ऑर्केस्ट्रा, उधर 10 ढोलक, 6 गिटार, 100 लोग महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका खर्चा होता है, करेक्ट, बहुत बड़ा खर्चा है। आज लोगों को लगा कि यार इतना खर्चा नहीं करके अगर कीबोर्ड से इसको कर ले तो
अच्छा ही तो हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक शॉर्टकट है। कुछ चीजों का शॉर्टकट नहीं होता है। नहीं होता। आप अगर म्यूजिक को सही माने में इंसान को के दिल को छूना है, तो आपको इंडियनाइज्ड जो साउंड्स है, जो इंडियन साज है, उसको आपको रखना पड़ेगा लाइव। वो इमिटेट करके नहीं होगा। ये नहीं कि आप कीबोर्ड से सितार बजाते हैं, अरे वो तो समझ नहीं है, एकदम मजा नहीं आता उसमें। हाँ? तो आपको ये करना है। और मुझे तो ये बिल्कुल लगता है, आपने सही कहा कि बिकॉज हम हट गए वहां से, और हम हट गए इंसान का टच जो है। हाँ, क्योंकि ढोलक में चमड़ी है, इंसान का टच वहां नहीं है, वो सब खत्म हो गया। एक आदमी बजा रहा है, तबला बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, उसका रूह घुस रहा है उसके अंदर, उसका हाथ जा रहा है, उसका स्किन टचिंग स्किन है। इसका अलग ही मायने है। ये जो ऑर्गेनिक फील, अब आप सोचिए ना, आप खाना जो खाते हैं, ऑर्गेनिक खाना खा के देखिए आपका तबीयत कैसे होता है, और आप फास्ट फूड खा के देखिए, बहुत फर्क है। हाँ, तो ये म्यूजिक के लिए वही है। आप सब कुछ अगर फास्ट फूड हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो आपको तो फर्क दिखने लग गया है। आप क्यों, बच्चे को दिखता है, बोलते नहीं नहीं नहीं, अब पापा वो जो मेरे बच्चे कहते, मेरा छोटा बेटा 10 साल का है, ये गाना कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, हाँ? ये कब का है? मैंने बोला ये बेटा ये 30 साल पहले का है, 40 साल पहले का गाना है। कितना अच्छा लग रहा है, बस यही है। चलिए, मैं अब पीछे एक बात फिर से ले जाना चाहता हूँ। आप लेक्चर दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो जो एक संतुष्टि मिल रही थी, और जब आप तबला बजाते हैं वो जो संतुष्टि, दोनों में क्या फर्क आप पाते हैं? मैं जब बजाता हूं तो मुझे लगता है सबसे ईश्वर के पास में उस वक्त होता हूं। वो सबसे वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। Correct. उसके साथ और कोई चीज का कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं है कि जब मैंने बहुत अच्छा खाना खाया कहीं, तो मैं गोलगप्पे नहीं खाऊं। खा सकते हैं सर, वो भी खाऊं। तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, या फिल्म का काम कर रहा हूँ, या एल्बम बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे बजाता हूँ, जब तबला लेके बैठ के कुछ फैंटास्टिक एक मोमेंट बनता है, ऑडियंस वहां खड़े हो जाते हैं या ताली दे देते हैं, वो ईश्वर के देन है बस। उसके साथ किसी चीज का कंपैरिजन नहीं होता। एक बहुत बड़ा सोच लोगों की बदल गई है कि वो तबला वादक है या सारंगी वादक है या बांसुरी वादक, वो स्टेज तक ही सीमित है, हाँ, वही अच्छा लगेगा। ये क्यों हो गया लोगों के दिमाग में? ये हो नहीं गया, ये मेरे से था। अच्छा। मैंने तो इसको बहुत तोड़ा, और मेरा जो एक्ट है, मैं तबला को लेके बीच में बैठता हूँ। तबला तो साइड में बैठता है, करेक्ट, मैं बीच में बैठता हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है कि लोगों को दिखे ये दुनिया का शायद ही सबसे बड़ा परकशन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको हमने तो साइड में उसको बैठा दो, उसको वो कंपोनिस्ट है, ये दर्जा हमने इसको दिया। आज टाइम आ गया है कि तबला को चांद पे होना है, सूर्य पे होना है। तो ये काम मैं कर रहा हूँ, हमारे पहले मेरे पिताजी कर चुके हैं, बहुत बड़ा काम जाकिर भाई ने किया, ऐसे शांता प्रसाद जी ने किया, किशोर महाराज जी ने किया। तो मैं भी अपने तरफ से जो मुझे ठीक लगता है साज के लिए करना, मैं करता हूँ, क्योंकि लोगों को ये समझना है कि दिस इज अ मॉन्स्टर इंस्ट्रूमेंट, ये मॉन्स्टर ड्रम है। करेक्ट। इसका ये एक तबला 500 लोग को छुट्टी कर सकता है। तो ये सोच लेके मैं तो अपना काम हर वक्त, आप मेरा कोई काम देखेंगे नहीं जिसमें एक शॉट या एक साउंड तबला का नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप 3 तरह का काम करते रहते हैं। हाँ, क्लासिकल भी करते हैं, सूफीज्म भी करते हैं, और फ्यूजन भी करते हैं। तीनों के लिए किस तरह का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और किस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है तीनों अलग अलग करते समय? वेरी गुड क्वेश्चन। एक देखिए, जो क्लासिकल है, क्लासिकल में आपको 2 चीज का ख्याल हर वक्त रखना है, वो है राग और ताल। आप राग में आपको काम करना है, राग से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, और ताल से बाहर नहीं जा सकते। करेक्ट। सूफियाना का काम जब करेंगे आप, तब आपको लफ्ज पे ध्यान देना है, लिरिक्स क्या है, तभी वो सूफी कहलाएगा। बिल्कुल सही। और उसके साथ आपको फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जोड़ना है वगैरह।
फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में आप कोई भी चीज को और किसी चीज के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसका एस्थेटिक्स कहां मिल रहा है। आपने कहा कि फ्यूजन फूड, और आपने बिरयानी ले आए और एक रसगुल्ला दबा दिया उसके ऊपर, वो तो खत्म हो गया। बिरयानी खत्म हो गया, रसगुल्ला दोनों खत्म हो गया। ये ख्याल बहुत जरूरी है, और ये समझने के लिए आपको 20 साल तालीम लेना है। आपको एक या 2 साल सीखना पड़ेगा, तभी आपको मालूम होगा कि ये जच नहीं रहा है, ये शादी बन नहीं रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं कर सकते आप। तो ये फ्यूजन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी कंफ्यूजन हो जाता है। फिल्म जल के गाना ऑस्कर में कंसर्ट हुआ, आपको ग्रैमी 4 फिल्मों के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट हुए, 1 ग्रैमी अवार्ड भी मिला, जीमा अवार्ड भी मिला। जब इस तरह के इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं तो उसके बाद बॉलीवुड या बंगाल की जो फिल्म थी वहाँ किस ढंग के रिस्पॉन्स होते हैं और आपको अपने अंदर कितनी संतुष्टि होती है? मैं आपको सच बताऊं, मैं ना ये पूरी दुनिया को एक ही देखता हूं। अच्छा। मैं रहता हूं कलकत्ता में, काम करता हूं कभी लॉस एंजलिस का, कभी बॉम्बे का, कभी चेन्नई का, कभी तो अभी स्पेशली आज के दौर में आप कहीं का भी हो सकते हो और आप वर्ल्ड स्टेज पे काम कर सकते हो। ये भी एडवांटेज है आज की दुनिया का। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज में अगर आप मजा लेना जानते हो, कि मैंने एक बंगला गाना बनाया, अब 2 लोग आके आपको कहेंगे यार तूने तो वो तो ऑस्कर में गया था, अब तो ये बांग्ला गाना एक 10 लोग सुनेंगे, एक छोटा सा गाना, एक छोटा सा कोई एल्बम के लिए बना रहा है। नहीं, आप किस चीज को छोटा कहोगे? आप अगर हिस्ट्री देख लो तो ऐसे ऐसे गाने बन चुका है जो कि छोटा फिल्म, इतना छोटा सा फिल्म। एग्जाम्पल देते हैं, मैं बहुत अजीज हूं दादा का, मतलब अमित कुमार जी का बहुत हमारा संबंध है। अमित दा का सबसे बड़ा गाना आज तक एक छोटा सा फिल्म था, रजनीगंधा। बहुत छोटी सी, करेक्ट। आप सोचिए, हाँ, वो गाना वो एक एंथम हो गया। बिल्कुल सही। तो सोनू भाई के साथ मैं बैठा था जब अग्निपथ का म्यूजिक, वो गाना उन्होंने गाया, वो जो अब मुझ में कहीं, और वो बोल रहे थे कि ये चिकनी चमेली गाना का बहुत प्रमोशन हो रहा है, हमारा गाना का नहीं हो रहा है, ये तो मेलोडियस गाना है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप आज देखिए, चिकनी चमेली लोग भूल चुके हैं और वो गाना आइकॉनिक हो गया है। करेक्ट। तो कभी कोई चीज को छोटा बड़ा नहीं समझना है। आप जो भी करो उसको ध्यान से करो, प्यार से करो। कब कौन सा चीज कहां जाएगा वो तो ऊपर वाला का हाथ है। अब मेरे को नहीं मालूम था कि जल का म्यूजिक ऑस्कर तक जाएगा, तो किसको मालूम था? मैंने सोनू भाई को कहा जिस दिन निकला रिजल्ट, मैंने भाई सोनू भाई आप कंग्रेचुलेशंस, यू नो वी हैव अ ऑस्कर कंटेंशन। भाई आपको किसने कहा? मैंने बोला कि ये गिरीश मैंने कहा। देखो ये सब विश्वास नहीं करने का है, किसी के बोलने का ऐसा नहीं विश्वास करने का। नहीं ये है। मैंने बोला कि मैं भेजता हूँ आपको ऑस्कर कंटेंशन का वो लिस्ट, ऑस्कर का वेबसाइट से निकालता हूँ करके मैंने भेजा। अरे ये तो वाकई हो गया। तो ये होता है बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता ना। आपने काम बनाया यहाँ अपना स्टूडियो में बैठ के, सुनो मेरे घर में थोड़ा सेशंस, उनका स्टूडियो में सेशन, मेरा स्टूडियो में सेशन करते करते काम हो गया, भेज भी दिया, भेज तो दिया। अभी किसको ये ख्याल आता है कि इसको ऑस्कर कंटेंशन मिल जाएगा? बट दिस इज द मैजिक ऑफ लाइफ। आप कोई भी चीज को छोटा मत समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी तरह से करो, बाकी ऊपर वाला कर देगा, वो उनका काम है। जो मेरी जानकारी उसके अनुसार आपने सोनू निगम और हरिहरन के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। कोई खास वजह है या क्या ट्यूनिंग है आपके बीच? बहुत याराना है। नहीं, सोनू भाई के साथ तो काफी सालों से है। हम लोग जल्द से ही शुरू हुआ, फिर म्यूजिक रूम एल्बम किया, फिर बहुत गहरी दोस्ती हो गई। काम करते करते कभी कभी आप किसी के साथ रेजोनेट कर जाते हो।
हरि जी के साथ काफी देर से हुआ। मतलब हमने उनके साथ पहली बार शोज हम कर चुके हैं, पहले 10-12 साल भी कर चुके हैं पहले, बट एल्बम पहली बार इश्क एल्बम हमने किया, विच इज 4 years नाउ। वो एल्बम के जरिए उनके साथ भी एक अजीब सा बंधन हो गया है, संबंध सिर्फ नहीं, जैसे बड़े भाई होते हैं ना वैसे हो गया। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मतलब उनका जो वर्सेटिलिटी है, जैसे आपने कहा कि आप तो तबला बजाते हैं, आप ये करते होंगे, अब उनका देखो, वो गजल गाते हैं, वो कॉलोनियल कजन्स करते हैं, वो फिल्म का गाना गाते हैं, वो ब्लूज गाते हैं, क्या नहीं करता है वो आदमी यार। तो ये वर्सेटिलिटी मुझे लगा कि यार कमाल का है उसमें। क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल गाते हैं, कर्नाटिक क्लासिकल गाते हैं, सब। तो जिस इंसान का मैं फैन हो जाता हूं, मेरा इच्छा होता है कि उनके साथ ज्यादा काम करूं। करेक्ट। तो सोनू भाई को भी मैं बहुत बड़ा सिंगर मानता हूं। मुझे लगता है कि इस दौर में ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव गॉट, यू नो। तो इस तरह से अच्छे जो काम करते हैं, जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, और मैं ये विद ऑल ह्यूमिलिटी कह रहा हूँ कि जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, उनको ये चाह होता है कि मैं और एक अच्छा आर्टिस्ट के साथ जुड़ूं, काम साथ में करूं, तो दोनों मिलके और एक अच्छा चीज बनता है। तो ये कारण है। बट अभी बहुत लोग हैं जिनके साथ बहुत काम भी मैं कर चुका हूं। रंगम सील बंगला में 21 फिल्म, बहुत बात। इट इज ओनली नेक्स्ट टू जॉन विलियम्स एंड स्टीवन स्पीलबर्ग। स्टूडियो सिस्टम आने के पहले आप काम करते रहे हैं, तो स्टूडियो सिस्टम आने के पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हुआ, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिनके साथ एक आत्मीयता होती थी। आप उनके कंधे पर हाथ के बात करके काम कर सकते थे। स्टूडियो सिस्टम आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, बहुत प्रोफेशनल हो गए लोग। इसका संगीत पर कितना असर पड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, मैं ना बिना संबंध का मैं काम नहीं करता हूं। जिनके साथ एक मेरा केमिस्ट्री होता है, देखिए आप किसी से मिले, 5 मिनट आपने किसी से बात किया, 10 मिनट बात किया, आपको समझ में आ जाता है कि एक इनके साथ है, कुछ अच्छा लग रहा है बात करके। तो 90% तो मैंने जिनके साथ काम किया वो रिलेशनशिप बन गया। अच्छा। और मुझे मजा नहीं आता है कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जहाँ की आपको ये दिया गया है, ये लीजिए आपका चेक, ये आप कर लो, करके यहाँ आप मंगलवार को दे दो, ये ऑर्गेनिकली होना चाहिए। करेक्ट। तब वो काम अच्छा होता है। और ये तो प्रूवन है, ये इसका कोई ये कैलकुलेशन नहीं है, सही बात। ये एक इमोशनल एक्सरसाइज है। अगर ये ठीक से हुआ तो वो दिखेगा, वो संगीत में दिखेगा, फिल्म में दिखेगा, डांस में दिखेगा, हर चीज में दिखेगा। आई एम फ्रॉम दैट स्कूल। अगर स्टूडियो के साथ, मैंने भी स्टूडियो के साथ काम मैं करता हूँ, मैं बंगाल में एसवीएफ के साथ काम करता हूँ, यहाँ बॉम्बे में भी किया, बट मैंने वो माहौल किसी तरह से बना लिया। वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उनके साथ एक माहौल बन चुका। एकदम बिना माहौल का मेरे लिए बहुत मुश्किल है काम करना। उस हिसाब से मैं ओल्ड स्कूल हूँ। करेक्ट। इसीलिए आपने अपना स्कूल खुल किया जहाँ गुरुकुल परंपरा। बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगे? विक्रम घोष एकेडमी आज 7 साल हो चुका है। तो सब जैसे तबला तो सीखता ही है, फिर ड्रम्स भी सीखता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, वेस्टर्न सिंगिंग, गिटार, सितार, बांसुरी सब सीखते हैं। सो इट्स अ मल्टी सब्जेक्ट। और अभी विद इन द नेक्स्ट 3 months वी आर गोइंग टू गो ऑनलाइन। वेरी गुड। ऑनलाइन में बहुत बड़ा मामला है क्योंकि वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, और इंडिया के खास बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। तो दिस विल बी अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग ऑफ इंडियन म्यूजिक। आप अभिनेता भी हैं, तबला वादक भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। खुद को कहाँ ज्यादा संतुष्ट पाते हैं? तबला बजाना और म्यूजिक डायरेक्शन। अभिनेता मैं नहीं हूँ, मेरे वाइफ अभिनेत्री है, बढ़िया एक्टर है वो। आपने 3 फिल्में कर ली। की तो ठीक है, लेकिन वो सारे फिल्म में मैं म्यूजिशियन था।
तो मुझे लगा कि मैंने 3 फिल्म किया और मैंने छोड़ा 35। ओह। मैंने नहीं किया क्योंकि वो म्यूजिशियन का रोल नहीं था। मेरा काम म्यूजिक है। अगर मेरा एक्टिंग करना म्यूजिक को हेल्प करता है तो मैं करूँ, नहीं तो मेरे को करने का नहीं। अनलेस इट्स आई डोंट नो फ्यूचर में क्या है, लेकिन उसमें मेरा टैलेंट यहाँ है, इंटरेस्ट यहाँ है। इसके बाद की क्या योजना है आपकी? अभी तो काफी सारा काम चल रहा है। सब फिल्म का काम है, बैंड ऑफ महाराजास का काम चल रहा है, बंगला में 3-4 फिल्म का काम चल रहा है, एल्बम में ग्लोरियस इंडिया एक बहुत बड़ा एल्बम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो विश्वदीप चैटर्जी साहब ने कल उनको ये मिक्सिंग करना है, इसलिए मैं आया भी हूँ यहाँ। तो वो हमारा ग्रैमी का एंट्री होगा क्या नेक्स्ट ईयर का।